नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डाइव करने वाले इंग्लिश लिटरेचर के एक टाइमलेस मास्टरपीस में, एक ऐसी पोयम जो नेचर, मेमोरी और टाइम के बारे में है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन। आप शायद अपनी यूनिट 1 में विलियम ब्लेक को पढ़कर आए होंगे, बट ये पोयम उनकी नहीं है। ये है अजीम रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम। पोयम का पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोयम लिखी गई थी 1798 में। ये टाइम था रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था जहां पोएट्स इमोशन, इमेजिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट नेचर को सेलिब्रेट करते थे। वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम अपने दोस्त सैमुअल टेलर के साथ मिलकर एक कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश की थी, और इसी कलेक्शन से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वर्ड्सवर्थ ने रेवोल्यूशन को अपनी आंखों से देखा था। शुरू में वो इसके आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फिटर्निटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, लेकिन बाद में जब रेवोल्यूशन वायलेंट हो गया तो उनका दिल एकदम टूट सा गया था। उनका पॉलिटिक्स से विश्वास उठ गया। तो और आसान भाषा में कहीं तो ये पोयम एक तरह से उनका पॉलिटिक्स से नेचर की तरफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। उन्होंने सोचा कि इंसान को सुकून पॉलिटिक्स में नहीं, नेचर में ही मिलेगा। और इस सफर में उनके साथ थी उनकी बहन ड्रॉथी वर्ड्सवर्थ। वो सिर्फ उनकी बहन नहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त और इंस्पिरेशन भी थी। और आपको अब तक ये चीज समझ आ गई होगी कि उनकी इस सिस्टर का इस पोयम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था कंटेक्स्ट। अब चलिए पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं। ये पोयम 5 वर्स पैराग्राफ यानी स्टैंजाज में बटी हुई है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टैंजा शुरू होता है टाइम के एहसास से। पोएट बताते हैं कि वो 5 साल बाद इस जगह पर लौटे हैं। वो इस टाइम की लंबाई पर जोर देते हैं, जैसे ये एक बहुत ज्यादा लंबा इंतजार था। लौटने पर सबसे पहले उन्हें नदी के पानी की हल्की मीठी आवाज सुनाई देती है। फिर वो ऊंची चट्टानों को देखते हैं, जो उनके मन में अकेलेपन और शांति का एहसास जगाती है। वो कहते हैं कि ये चट्टानें जमीन को आसमान की शांति से जोड़ती हैं, एक यूनिटी का सेंस क्रिएट करती हैं। इसके बाद वो लैंडस्केप की डिटेल्स बताते हैं, छोटे छोटे खेत, फलों के बाग और हरे भरे फार्म। उन्हें पेड़ों के बीच से चुपचाप उठता धुआं भी दिखता है, जो इंसानी मौजूदगी का इशारा है, लेकिन शोर शराबे के बिना। वो सोचते हैं कि ये धुआं शायद किसी बंजारे का या किसी साधु की गुफा से आ रहा होगा। दोनों ही इमेजेस शांत हैं और नेचर से जुड़ी हुई हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं। वो बताते हैं कि 5 सालों में इस जगह की यादों ने उन्हें कैसे जिंदा रखा। वो कहते हैं कि ये यादें उनके लिए अंधे आदमी के लिए लैंडस्केप जैसी थी, मतलब यादें बिल्कुल जिंदा थी। जब भी वो शहरों के शोर में थके हुए और अकेले महसूस करते थे खुद को, इन्हीं यादों से उन्हें सुकून मिलता था। ये सुकून सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि फिजिकल भी था, जिसे उन्होंने अपने खून और दिल में महसूस भी किया। इन यादों ने उन्हें अनजाने में ही दया और प्यार के छोटे छोटे काम करने के लिए भी प्रेरित किया। और आसान भाषा में कहें तो नेचर हमें मॉरली बेहतर बनाती है, ऐसा पोएट का मानना है। इससे भी ऊपर इन यादों से एक ऐसी ब्लेस्ड मूड आती है जिसमें दुनिया के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। इस मूड में हमारा शरीर सो जाता है और हमारी आत्मा जग जाती है, और तब हम चीजों के अंदर की जिंदगी को देख पाते हैं। ये गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यहाँ पर पोएट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंजा 3 एक छोटा सा ट्रांजिशनल स्टैंजा है। यहाँ पोएट एक पल के लिए डाउट करते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरा सिर्फ एक फिजूल का विश्वास हो, लेकिन फिर वो पूरे जोश के साथ कहते हैं कि जब भी दुनिया के बेचैन करने वाले शोर ने उन्हें परेशान किया है, उनकी आत्मा ने हमेशा वही नदी की तरफ रुख किया है। इससे उनका नेचर पर फेथ और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। स्टैंजा 4 पोयम का हार्ट है। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ अपने रिश्ते के 3 स्टेजेस बताते हैं। वो कहते हैं कि आज यहाँ खड़े होकर उन्हें धुंधली यादें और एक उदास सी उलझन महसूस होती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो कितना बदल गए हैं। लेकिन उन्हें ये भी एहसास होता है कि आज का ये एक्सपीरियंस आने वाले सालों के लिए जीवन और भोजन बनेगा, यानी मेमोरी का एक साइकिल चलता रहेगा। पहला स्टेज था उनका बचपन। तब वो एक हिरन के बच्चे की तरह पहाड़ों पर उछल कूद करते थे। उनका रिश्ता अकल से नहीं, बस फिजिकल था, एक जानवर जैसा।
दूसरा स्टेज था उनकी जवानी का, जब वो दर्द भरी खुशियां और चक्कर ला देने वाले जोश को महसूस करते थे। वो कहते हैं कि वो वक्त बीत गया, लेकिन वो इसका अफसोस नहीं करते क्योंकि इस नुकसान के बदले उन्हें दूसरे तोहफे मिले हैं। और तीसरा स्टेज है उनकी मैच्योरिटी का। अब उन्हें नेचर को बचपने की नज़र से नहीं, बल्कि इंसानियत के शांत उदास संगीत को सुनते हुए देखना सीख लिया है। अब उनमें एम्पैथी है। अब वो एक ऐसी प्रेजेंस महसूस करते हैं जो उन्हें ऊंचे विचारों की खुशी देती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज में है, डूबते सूरज में, समंदर में, हवा में और इंसान के दिमाग में। इसलिए अब नेचर उनके लिए सब कुछ है, उनके विचारों का एंकर, उनके दिल की नर्स, गाइड और गार्जियन। और अब आते हैं फाइनल स्टेंजा पर, जहां पोएट अचानक अपनी बहन से बात करते हैं। ये अचानक से उनके अकेलेपन के ख्यालों को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बना देता है। वो अपनी बहन की जोशीली आंखों में अपने पुराने खुद को देखते हैं। डॉर्थी उनके बचपन का जीता जागता सबूत है। फिर वो अपनी बहन से एक दुआ करते हैं। उनको विश्वास है कि नेचर कभी धोखा नहीं देती। वो कहते हैं कि अगर हम नेचर से जुड़े रहें तो दुनिया की बुराइयां हम पर हावी कभी नहीं हो सकती। वो दुआ करते हैं कि अब उनकी बहन का दिमाग खूबसूरत नज़रों के लिए एक महल बन जाए और उनकी यादें मीठे सुरों का घर बन जाए। और आखिर में वो कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा, तब भी तुम ये मत भूलना कि हम इस नदी के किनारे एक साथ खड़े थे। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे ये शेयर्ड मेमोरी उनके रिश्ते को और जगह और अमर बना देती है। तो दोस्तों, एनालिसिस तो हो गया, लेकिन कोई भी ग्रेट आर्टवर्क क्रिटिसिज्म के बिना अधूरा है। चलिए देखते हैं टिंटन एबे को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जाता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि हमें पोएट को उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। उनका कहना है कि वर्ड्सवर्थ ने एक आइडियलाइज्ड पिक्चर बनाई थी और आसान भाषा में कहें तो उन्होंने सच को छुपाया है। उस वक्त वे वैली में इंडस्ट्री थी, पॉल्यूशन था। टिंटन एबी के खंडरों में गरीब लोग रहते थे। वर्ड्सवर्थ ने रेस्ट्स ऑफ स्मोक की बात की, लेकिन आयरन वर्क्स के धुएं की नहीं। तो इन क्रिटिक्स के लिए ये पोयम सच्चाई से भागने जैसा है, एक सप्रेशन ऑफ सोशल है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डॉरथी के रोल पर फोकस करते हैं। उनका कहना है कि डॉरथी पूरी पोयम में चुप है, अ साइलेंट ऑडिटर। वर्ड्सवर्थ उनसे बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। वो वर्ड्सवर्थ के लिए बस एक मिरर का काम करती हैं। इस तरह डॉर्थी की अपनी आइडेंटिटी को दबाया गया है। वो बस अपने भाई के जीनियस को सपोर्ट करने के लिए वहां पर प्रेजेंट है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये पोयम डॉर्थी के लिए एक तोहफा है, उनके गहरे प्यार और अंडरस्टैंडिंग का सबूत। इको क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इको क्रिटिक्स इस पोयम को एनवायरनमेंट के एंगल से देखते हैं। उनके लिए ये पोयम मॉडर्न एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की शुरुआत है। वर्ड्सवर्थ नेचर को एक हीलिंग पावर की तरह देखते हैं, जो शहरी जिंदगी से थके हुए इंसान को सुकून देती है। आज के क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम में ये आइडिया बहुत रेलेवेंट है। वर्ड्सवर्थ का अ स्पिरिट दैट रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स का आइडिया इंसान और नेचर के बीच एक गहरे हॉस्टेलिक कलेक्शन की बात करता है। तो दोस्तों, टिंटन एबे सिर्फ एक नेचर पोयम नहीं है, ये एक ऐसी पोयम है जिसमें फिलॉसफी है, हिस्ट्री है और पर्सनल इमोशन भी है। और एक यूनिवर्सल मैसेज भी ये पोयम हमको देती है। ये हमें बताती है कि कैसे मेमोरी हमें वक्त के साथ बदलने में मदद करती है और कैसे नेचर हमारी आत्मा के लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पीस एंड स्ट्रेंथ हो सकता है। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।